हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का टॉप 50 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो वार्षिक परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा में आपके जो एमसीक्यू जो 20 नंबर के पूछे जाते हैं, वो 20 नंबर के एमसीक्यू इस टॉप 50 में आप कवर सकते हैं और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो हमें इसमें गलत मिलान बताना है। अन्नपूर्णा नेपाल, धौलागिरी नेपाल, गुरुला मंधाता नेपाल और कंचनजुंगा नेपाल। तो इसका जो गलत मिलान है, तो कंचनजुंगा इसका जो गलत मिलान है। कंचनजुंगा जो पर्वत पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है, भारत के सिक्किम राज्य में। कहाँ पर? भारत के सिक्किम राज्य में जो है ये पर्वत, ना कि नेपाल में। बाकी तीनों पर्वत जो है नेपाल में है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है? तो वो कौन सी क्रिया है जो प्राथमिक क्षेत्र की है? तो इसमें से प्राथमिक क्षेत्र क्रिया है कृषि। तो कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र क्रिया है। निर्माण द्वितीयक क्षेत्र क्रिया है। बैंकिंग और संचार तीनों तृतीयक क्षेत्र क्रिया है। तो ए इसका सही आंसर है। स्तंभ खा का मिलान करना है। स्तंभ खा का मिलान करना है। यहाँ पर देख सकते हैं चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर स्तंभ खा 1789। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है, चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर क्या है? राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर, बास्तिल के किले का पतन और फ्रांस का गणतंत्र होना। तो अगर हम बात करें, देखो फ्रांस गणतंत्र कब हुआ? तो फ्रांस जो है गणतंत्र होता है 1792 में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बास्तिल के किले का पतन कब होता है? तो बास्तिल के किले का पतन होता है 1789 में। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रांस का जो गणतंत्र होना है वो कब होता है? फ्रांस गणतंत्र तो 1792। तो 1792 में फ्रांस जो है वो गणतंत्र बनता है। कब बनता है? 1792 में। और बास्तिल के किले का पतन कब होता है? तो बास्तिल के किले का पतन होता है 1789। तो बास्तिल का जो किला है वो 1789 में। अब यहाँ पर देखिए चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर और राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर किसे कहा जाता है? आपको टाइट क्या है और टाइल क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसको भी आपको कवर करना है। दी गई जानकारी के हिसाब से नदी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर नदी की पहचान करना है। इसकी लंबाई 680 किलोमीटर है। उद्गम उसका स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है। अपवाद क्षेत्र जो है झारखंड उड़ीसा। तो वह नदी कौन सी है? कृष्णा, महानदी, कावेरी, तापी। तो वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है महानदी। जी हाँ, महानदी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है। तो इसमें से गलत कथन कौन है? ए, मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। बी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। सी, उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती। डी, मानव पूंजी में निवेश उच्च उत्पादकता का कारण होता है। या डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इस तरह से इसका जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो अगर हम गलत कथन की बात करें तो मानव पूंजी में निवेश उच्च उत्पादकता का कारण होता है, उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती है। तो सी इसका जो है ये जो है इसका कथन गलत है। तो इसका जो सी, क्योंकि उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट। HYV बीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो HYV बीज होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उनका मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि होता है। क्या होता है? प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि। तो इसका जो सही है वो ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? भारतीय संविधान समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है। ये भी बिल्कुल सही है। और उपयुक्त सभी, तो डी इसका सही आंसर है। डी यानी सभी कथन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। राज्य के गांव की जनसंख्या कुल 5000 है और वर्ष 2019-20 के दौरान उसके गांव में जन्म लेने वाले शिशुओं की कुल संख्या 20 है। बताइए कि वर्ष 2019-20 में राज्य के गांव की जन्म दर क्या है? तो इसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 10, 20, 8 या 4। क्वेश्चन नंबर 10। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट की पुस्तक के लेखक अगर हम बात करें, ए जॉक रूसो,
मिराबियो, जॉन लोक और मैंटेस्क्यू। तो उसका जो सही आंसर है तो वह है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं वह हैं जॉन लोक। कौन है? जॉन लोक। रूसो की पुस्तक की बात करें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की पुस्तक का नाम है। और मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक की बात करें द स्पिरिट ऑफ लॉज, क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है वो जो किसी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की। तो इस तरह से पुस्तक से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा संकारण का है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन वाले क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। दासों के साथ बेहद ही खराब व्यवहार होता था। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। यह कथन गलत है। दासों के साथ बेहद ही खराब व्यवहार होता है, कथन बिल्कुल सही। तो संकल्पना सा गलत है और कारण बिल्कुल सही है। कथनों अगला है भवन एक स्थायी पूंजी है और उत्पादन में भवन के कई वर्षों तक प्रयोग होता है। तो बिल्कुल दोनों सही, संकल्पना सा भी सही है और कारण का भी गलत हो, तो दोनों इसको बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता। तो बिल्कुल सही है कथन और संकल्पना सा भी सही है और कारण भी सही है। तो ए इसका सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र एक सदनिद्रा नदी है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी, बिल्कुल ठीक है क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक सदनिद्रा नदी और ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी है, बिल्कुल ठीक है। कथन और कारण दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन 15 क्या है? मानव पूंजी और भौतिक पूंजी श्रेष्ठ है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम बात करें, फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधारों के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने कौन कौन सुधार किए? सामंती व्यवस्था का अंत, चर्च द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया गया, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को चर्च के पास रहने दिया गया। तो अगर हम बात करें तो फ्रांस जो सामंती व्यवस्था थी तो उसका अंत कर दिया गया एक, और चर्च द्वारा एकत्रित करों को समाप्त कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल ठीक है, 2 घंटे का अंतर है दोनों में। 23 डिग्री उत्तर अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल ठीक है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल ठीक है। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर भारत के गुजरात से होकर गुजरती है। तो 82 डिग्री 30 जो है गुजरात से होकर गुजरती है, लेकिन इसका ये अक्षांश जो है देशांतर गलत दे रखा। कितना इसका है? तो वह है 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 2, ठीक है। तो इसका जो कथन अगर हम बात करें तो गलत कथन सी है, बाकी तीनों कथन सही है भी सही है। जो लोग ने इस स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है। जॉन ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है। बताइए कि यह किस प्रकार की बेरोजगारी है? ए मौसमी बेरोजगारी, बी शिक्षित बेरोजगारी, सी प्रच्छन्न बेरोजगारी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही आंसर वो है शिक्षित बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जैसे कृषि में पाई जाती है, कुछ साल के कुछ महीनों में काम मिलता है, बाकी महीनों काम नहीं मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे छुपी बेरोजगारी कहते हैं, यानी मान लेते हैं कि एक खेत में काम करने वालों की संख्या अगर 1 भी है तो भी उत्पादन तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर 4 काम करेंगे तो भी उत्पादन तो नहीं होगा। तो इसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। काम करने वाले लोग ज़्यादा होते लेकिन उत्पादन ना के बराबर होता है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण और डी कन्नड़। तो वो कहलाता है मालाबार तट। गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो गेहूं जो है वो रबी की फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 1794 तक फ्रांस की मुद्रा थी। तो 1794 तक जो फ्रांस की मुद्रा थी वो कौन सी मुद्रा थी फ्रांस की? तो 1794 तक फ्रांस की मुद्रा थी ए डॉलर, बी रुपया, सी लिवरे, डी रूबल। तो वो थी लिवरे। सही मिलान की पहचान कीजिए। नागा पर्वत नेपाल, कामेट नेपाल, नामचा बरुआ नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल। तो उसका सही मिलान अगर हम बात करें, देखिए तो सबसे पहले अगर हम नागा पर्वत की बात करें तो नागा पर्वत जो है वो भारत और म्यांमार के बीच है। कहाँ पर है? भारत और
म्यांमार, तो ये भारत में है, म्यांमार में पाया जाता है, म्यांमार में नागा पर्वत, ठीक है। कामेट की बात करें तो कामेट कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है पर्वत ये। नामचा बरुआ की बात करें तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। और माउंट एवरेस्ट नेपाल। तो सही मिलान केवल डी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र क्रिया है? तो प्राथमिक क्षेत्र क्रिया बिल्कुल है, वो है कृषि। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे ए नवाज शरीफ, बी मोहम्मद आसिफ, सी परवेज मुशर्रफ, डी जनरल नियाजी। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं परवेज मुशर्रफ। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है बहुविध फसल प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र का समर्थन करता है? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, बी कानून का राज और अधिकारियों का आदर, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी है। अन्नपूर्ण योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे की है? तो अन्नपूर्ण योजना का संबंध किससे? आवास से, आपदा से, भोजन से। तो अन्नपूर्ण योजना का संबंध जो है वह है भोजन से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मानवाधिकार, सुरक्षा, शांति, युद्ध। तो वो है मानवाधिकार, एमनेस्टी इंटरनेशनल। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक है? तो उत्पादन का कारक तीनों है, भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस देश में खूनी रविवार की घटना हुई? तो वह देश है रूस, जहां खूनी रविवार घटना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खाद्य सुरक्षित नहीं है? तो खाद्य सुरक्षित नहीं हुआ है निर्धनता रेखा से नीचे के लोग, निर्धनों में भी निर्धन, खानाबदोश समुदाय, निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग। तो निम्नलिखित कौन सा समूह खाद्य सुरक्षित नहीं है? तो वह है खानाबदोश समुदाय। न्यायपालिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, बी अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है, सी न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, डी अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो न्यायपालिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, ये कथन गलत है। तो ए कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। रमेश ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है, बताइए कि वह किस प्रकार की बेरोजगारी संबंधित हुआ है? शिक्षित बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूस का एक प्रमुख दल था? तो रूस का एक प्रमुख दल था वो था बोल्शेविक पार्टी, ए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता? तो केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। मानव पूंजी क्या है? तो ये अधिक संख्या में उपलब्ध है, इसमें ज्ञान और कौशल है, इसमें काम के बदले पैसे मिलते हैं, इसमें कोई नहीं, इसमें ज्ञान और कौशल है। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से किस संस्था को देश के मौजूद कानून संशोधन की जिम्मेदारी है? तो संशोधन करने की जिम्मेदारी किस पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। गेहूं किस प्रकार की फसल? तो गेहूं रबी की फसल है। किसकी है? रबी की। निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो समाजवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था, वो था स्टालिन। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प पहचान करें। यह जनता की सरकार है, ये जनता द्वारा चुनी सरकार है, यह सरकार जनता के लिए है कुली। तो ये कौन सा कोर्स इसमें होगा? तो वह है आपका डी प्रजातंत्र। निम्नलिखित में से किसने श्वेत वर्चस्व और काले वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो वह है नेल्सन मंडेला, सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है? जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बिल्कुल गलत है। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। बलदेव सिंह संविधान सभा में कांग्रेस के उम्मीदवार थे और भीमराव रामजी अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह है भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बिल्कुल ठीक है। चौथा बिल्कुल सही है। और अगर बात करें तो बलदेव सिंह संविधान सभा में कांग्रेस के उम्मीदवार थे,
ये गलत है। तो 4 2 1, तो इसका जो सही है सी इसका सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को सबसे अधिक जनसंख्या से कम के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आपका आता है तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले क्या, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक। उसके बाद अगर उससे कम, उत्तर प्रदेश से कम तो है फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका आता है गुजरात, फिर आता है आपका तमिलनाडु। तो A 2 3 और 4 इस तरह से आएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों को सहन करता हो। कथन, उदारवादियों ने वंशवादी शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोध किया। तो कथन और कारण दोनों सही है। 14 जुलाई 1789 की सुबह में आतंक का माहौल था। कहाँ पर, नांतेस शहर में, बोर्दो शहर में, मार्सिल शहर में या पेरिस शहर में। तो इसका सही आंसर वो है पेरिस शहर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प की पहचान करें। भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, भोजन की सामर्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न का अच्छा उत्पादन। तो इसका जो सही आंसर अगर हम बात करें वह खाद्य सुरक्षा, सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने 1943 में सबसे विनाशकारी अकाल का सामना किया? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट किसने जारी किया? तो विशेष डाक टिकट जारी किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा 1968 में, 1968 में, 1968 में। तो ये आज के टॉप 50 क्वेश्चंस आई होप आप